अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ टाइप वन को डिस्कस करेंगे, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एटलीस्ट एक डी वाई बाई डी एक्स आ रहा हो, मतलब एक डिफरेंशियल आ रहा हो। ठीक है, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो इस तरह के फॉर्मेट में हो, मतलब टाइप वन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज वाई डैश इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स और कोई भी वाई के टर्म्स में फंक्शन होगा। ठीक है, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाई डैश कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन होगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स इंटू कोई भी अदर फंक्शन होगा लेट्स से इन टर्म्स ऑफ वाई। तो उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, वाई डैश इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्र। वाई डैश को लिख सकते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखना है। इसके बाद वन प्लस वाई स्क्र को सेम ही रहने देना है। अब यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स इजिकल जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई वाला फॉर्मेट है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वन प्लस वाई स्क्वायर है, ये जी ऑफ वाई के फॉर्मेट में है। ठीक है, मतलब सॉरी एच ऑफ वाई की जगह ये आ रहा है और जी ऑफ एक्स की जगह वन आ रहा है, तो कंसीडर कर ले। वन यहाँ पे लिख नहीं रहे, तो मतलब ये फॉर्मेट वही है जो मैंने लिखा है उस फॉर्मेट में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो डी वाई और डी एक्स है ये हमेशा न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में होंगे, तो इनको न्यूमरेटर में लेके आने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डी वाई और डी एक्स हमेशा न्यूमरेटर में होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद डी एक्स की साइड पे एक्स वाले टर्म्स और डी वाई वाली साइड पे वाई वाले टर्म्स को लेके जाना होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डी वाई इधर ही रहे, वाई वन वन प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस तरह का हो जाएगा वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू सिंपल डी एक्स। नाउ इतना करने के बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर भी इंटीग्रेट लगा लेता, क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए आराम आराम से वन ओवर वाई स्क्वायर वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रल क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई। होपफुली आपको पहले से अच्छे से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स का पता हो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल दैट इज टेन इनवर्स ऑफ वाई, और यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। इतना भी सोल्यूशन सही है, बट इन टर्म्स प्योरली इन टर्म्स ऑफ वाई इज इक्वल समथिंग के फॉर्मेट में पूछे जनरल सोल्यूशन करके, तो अप्लाई टेन बोथ साइड्स वी हैव टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई, टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ सॉरी टेन ऑफ एक्स प्लस सी। टेन टेन इनवर्स में कैंसिल आउट होके वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अब जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये अननोन होता है, कोई भी हो सकता है। ऑल राइट, ये अननोन होता है जनरल सोल्यूशन में। तो ये क्या हो गया इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, ये जनरल सोल्यूशन या रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है तो ऐसा लिखें, ऑप्शन में इस तरह का कोई ऑप्शन है तो वो भी सही है, सोल्यूशन है इसका। मतलब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली डिफरेंशियल जो पार्ट था डी वाई बाई डी एक्स वो हटा दिया है। ठीक है, ओके, बेहतर ऐसा ही है, ऐसा ही होता है कि वाई के टर्म्स में हमें फंक्शन लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर टू, ये नेक्स्ट इंटी टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टाइप वन ही आपके काम का है। तो ये क्वेश्चन एन ई टी पी पी क्यू है, एन ई टी पास्ट पेपर क्वेश्चन। तो इसको करेंगे अगेन, डी वाई न्यूमरेटर में डी एक्स को भी न्यूमरेटर में लेके जाएं, तो ये डी वाई और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा वन ओवर वाई डी वाई
इज इक्वल टू 1/x dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, अब मैं इंटीग्रेट वो करूँगा नहीं, मतलब लिखूँगा नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसी पार्ट में ही। इंटीग्रेशन बोथ साइड, वी हैव 1/y का इंटीग्रेशन जो होता है log y होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x log x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका सोल्यूशन है। इतना है तो चलेगा। फिर भी अगर y के टर्म्स में लिखना है तो पुट e ऑन बोथ साइड। e जब दोनों साइड में डाल देंगे तो e पावर log y इज इक्वल्स टू e पावर log x प्लस c हो जाएगा ये, ठीक है राइट। तो यहाँ से e और log कैंसिल आउट हो गए, नेवर माइंड यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें c भी है पावर में, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेशन का ये पावर है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ई की पावर log x प्लस c, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको जब पावर से ऐड हो रहे होते हैं तो अलग अलग करके लिख सकते होते हैं, ठीक है। तो y की पावर y इज इक्वल्स टू ई पावर log x इंटू ई पावर c, इसको लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल्स टू ई की पावर c इंटू x, इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। इसका यह सोल्यूशन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ई की पावर c जो है वो भी तो अपने आप में कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो यानी कि इसके लिए अगर जनरल सोल्यूशन करें लिखें तो यहाँ पे c इसको बोला था कांस्टेंट को, अगर ई पावर c भी एक मेरे पास में कोई भी कांस्टेंट है ई पावर c की जगह मैं c डैश लिख रहा हूँ, तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा कम्प्लीटली y इज इक्वल टू c डैश x। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। यहाँ तक भी ठीक था, कोई मसला नहीं अगर ऑप्शन ऐसा है तो, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा है तो ये भी सही है, y इज इक्वल टू सी एक्स था वो भी सही है। कैसे? क्योंकि c भी अगेन एक कांस्टेंट है, मतलब c डैश या ई पावर c की जगह हमने कोई कांस्टेंट डाल दिए तो वो भी एक c कंसीडर कर लें फिर भी चलेगा। तो y इज इक्वल टू सी एक्स इसका क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है, जी एस फॉर जनरल सोल्यूशन। या फिर इसको यहाँ से सिर्फ इस तरह भी कर सकते थे कि हमारे पास था क्या, log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c था ना। ये जो प्लस c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये c हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं जनरल सोल्यूशन अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो c है तो मैं इसकी जगह log ऑफ c लिख लेता हूँ। log ऑफ c भी अपने आप में कोई भी कांस्टेंट है तो मैं ये लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू ये log a प्लस log b वाला फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू बी यानी कि log c x। अब e दोनों साइड में पावर में चढ़ा दें, e की पावर में दोनों क्वांटिटीज़, तो ये e पावर log y इज इक्वल टू e की पावर log ऑफ c x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ पे मेथड 2 आप समझ लें, ये मेथड 2 है। तो यहाँ पे e पावर log में कैंसिल आउट होके यहाँ से अगेन सॉल्यूशन वही आएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स। ये इक्वेशन के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन है ये, और नेक्स्ट डिटेल्स में आया होगा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये उस फॉर्मेट में लिखें कि इस साइड इसको उस साइड पे लेके जाऊँ, मैं लेके जा सकता हूँ। फिर जिस तरह हमने सीखा है सॉल्यूशन वैसे ही करें तो कोई मसला नहीं। ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे कि x वाले टर्म सारे dx के साथ हैं, y वाले टर्म सारे dy के साथ हैं, तो डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन दोनों साइड से कर लेता हूँ। इंटीग्रेट बोथ साइड्स डायरेक्ट, x माइनस 1 dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy हो जाएगा, और उस साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ 0, ठीक है। किसी के साथ भी ले लें, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx लिखेंगे तो वो अगेन 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो रहा है, तो लाइक ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सोचें कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट टर्म c होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट
सी इज ज़ीरो, इसीलिए ज़ीरो का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट सी होगा, ठीक है। तो इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन का डेरिवेटिव दैट इज एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन में टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कांस्टेंट सी, ठीक है। लेट्स से इस कांस्टेंट को मैं सी डैश बोल रहा हूँ, ठीक है, सी डैश नाम दे रहा हूँ इस कांस्टेंट को। और सिंप्लीफाई करने पे अगर मैं एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी डैश। अब ये टू सी डैश भी अपने आप में कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो मैं इसके सी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। या आप प्योरली वाई के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो एक्स वाले सारे टर्म उस साइड पे लिखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल समथिंग मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, तो पुट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वाई इज इक्वल समथिंग में आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा हो फिर भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हम अच्छा ऊपर जो क्वेश्चन है उनमें हम जनरल सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे। जब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए होगा तो उनके लिए ना इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स या इनिशियल कंडीशन प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू माइनस वन है तब वाई की वैल्यू जीरो हो रही है, ये इनिशियल कंडीशन है। ये यूज़ करके हम कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी की जब वैल्यू मिल गई तो जनरल सोल्यूशन में वो सी की वैल्यू पुट करके हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। तो इन ऐसे प्रॉब्लम्स को हम इनिशियल कंडीशन प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे the slope of the tangent at any point of the curve is given by dy by dx is equals to 2x minus 2, then find the equation of curve जब y 0 हो रहा है putting x is equals to minus 1। तो कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक ऐसा कर्व, देखो किसी भी कर्व में किसी पॉइंट के ऊपर हम डेरिवेटिव लेते हैं, वो डेरिवेटिव बेसिकली उस कर्व के ऊपर उस कर्व के उस पॉइंट के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप होता है, यानी कि ये बनने वाले टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है, डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स को हम डिफरेंट स्लोप या ग्रेडियंट भी बोलते हैं। सो दिस इज गिवन एज डी वाई बाई डी एक्स 2x minus 2 by cross multiplication we have dy is equal to 2x minus 2 into dx, putting integration on both sides we have y is equals to 2x square upon में 2 minus 2x plus constant of integration c, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ये जो है ना हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जनरल सोल्यूशन है, लिखो जी एस। ये जनरल सोल्यूशन पूछ रहा होता तो ये आंसर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इस पर इक्वेशन की कर्व की पर्टिकुलर इक्वेशन बतानी है, फंक्शन लिखना है उसका वाई के टर्म्स में प्रॉपर। तो सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ये जो अननोन सी है इसको फाइंड करेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड पुट वाई इज इक्वल मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन डालने में वाई जीरो बन रहा है, तो पुट वाई जीरो वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन, ठीक है, प्लस सी से हम रखेंगे। तो यहाँ से आ रहा है ज़ीरो इज इक्वल्स टू यहाँ वन प्लस माइनस टू माइनस प्लस टू प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वन प्लस टू थ्री, थ्री साइड पे जाए तो माइनस माइनस का हो जाएगा, सी जो है वो हमारे पास माइनस थ्री आ रहा है। यही वैल्यू इस जनरल सोल्यूशन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से हम माइनस टू एक्स सी की जगह डालें इस जनरल इक्वेशन में, जनरल सोल्यूशन में सी की जगह माइनस थ्री डाल दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू नेवर माइंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन या रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, ठीक है। ऑलरेडी लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्वेश्चन अगेन पंजाब टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है। A particle is moving in a straight line and its acceleration is given as 2a is equal to 2t minus 7 where t is time and a is acceleration. Condition number 1, your task number 1 is find v, velocity v in terms of t when v is equals to 10 and t is equals to 0.
दो कंडीशन हैं, दोनों को इंडिविजुअली मैं सॉल्व करूँगा। देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 2t-7, और ये जो a एक्सलेरेशन इसको हम बोलते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि dv/dt। दिस इज गिवन एज, बेसिकली एक्सलेरेशन की जगह ये चीज़ पुट कर देंगे dv/dt यानी कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि एक्सलेरेशन होता है, तो रिवर्स में ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2t-7 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव dv इज इक्वल टू 2t-7 into dt. Putting integration on both sides we have v is equal to, अब उधर उस साइड पे जो ऊपर हम सॉल्व कर रहे थे सवाल, उसमें यहाँ पे y था, dy यहाँ पे dx था, तो कोई मसला नहीं, कुछ भी हो, यहाँ पे dy का फंक्शन है, v का फंक्शन है तो v ठीक है, और यहाँ पे t का फंक्शन है तो उस हिसाब से इंटीग्रेशन लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t² अपॉन में 2 माइनस 7t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा हुआ है, इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0, तब v की वैल्यू 10 आ रही है, v की वैल्यू 10 और टाइम t की वैल्यू कितनी आ रही है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ t की जगह 0 प्लस c कांस्टेंट, ये टर्म 0 ये टर्म 0, मतलब c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 10। ठीक है, यही हम अगर इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करें तो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, देन v इज इक्वल टू t² माइनस 7t माइनस सॉरी प्लस 10, ये हमारे पास ये इसके लिए पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, v इन टर्म्स ऑफ t आंसर आ गया है, राइट। सेकंड केस में डिस्टेंस फाइंड डिस्टेंस d इन टर्म्स ऑफ t। डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट s, इस तरह लिखते हैं, और यही तो हमारे रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेलोसिटी होता है, या रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड होता है। ठीक है, तो यही कंडीशन यूज करेंगे, v की जगह हम हमारे पास v की इक्वेशन आई है, और इस v को ही हम ds/dt लिख सकते हैं। सो ds/dt इज इक्वल टू क्या, दैट इज t² माइनस 7t t² माइनस 7t प्लस 10, this is given by cross multiplication we have ds is equal to t² minus 7t plus 10 into dt, putting integration on both sides, यहाँ पे s is equal to t³ upon में 3 या 1 upon में 3 into t³ minus 7t² upon में 2 या 7 upon में 2 into t² plus 10t plus constant of integration c, राइट। अब इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करें, जब s की वैल्यू 0 पुट करें जब t 0 हो रहा है, तो t 0 करेंगे तो बेसिकली ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तीनों में t न्यूमरेटर में आ रहा है ना, और s तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस c, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 0। तो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस जनरल सॉल्यूशन में हम पुट करेंगे c की जगह वैल्यू, तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3t³ माइनस 7 अपॉन में 2t² प्लस 10t। ये इस इक्वेशन का, या ये जो सेकंड केस वाला है, ये हमारे पास का पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।